दोस्तों, अगर आपको शुगर है या शुगर आपकी फैमिली प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ 5 ऐसे फूड्स के बारे में जिन्हें अगर आप अपनी डाइट का हिस्सा बना लेते हैं तो आपकी ना सिर्फ बढ़ी हुई शुगर कंट्रोल में आएगी बल्कि डायबिटीज़ से भी आपको जड़ से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, एक बार की बात है जो कि बहुत ही बड़े ऋषि थे। उनके पास एक युवक आता है और कहता है, गुरुजी आपको प्रणाम। मैं गुरुजी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम अपने को कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके बाद वो गुरुजी कहते हैं कि बेटा, अगर हम ये समझ ले कि डायबिटीज है क्या, क्यों होती है, तो यकीन मानिए आपकी ब्लड शुगर पहले हफ्ते में ही नीचे आ जाएगी और 2-3 हफ्तों में आप इसे जड़ से उखाड़ कर फेंक भी सकते हैं। देखो बेटा, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, लेकिन इस ग्लूकोज से हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस कर सके इसके लिए ज़रूरी है ग्लूकोज सेल में एंटर हो और ग्लूकोज को सेल में पहुंचाने का काम करती है हमारी बॉडी का एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन, जिसे पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है। आप ऐसे समझो कि जैसे कि दरवाजे को खोलने के लिए ताले की चाबी लगानी पड़ती है, उसी तरह से सेल के दरवाजे की चाबी है इंसुलिन। इंसुलिन के पास इंसुलिन ब्लड में से ग्लूकोज को हर सेल में पहुंचाता है, जहां इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करके सेल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसीलिए ब्लड में ग्लूकोज होना तो ज़रूरी है, लेकिन कितना होना चाहिए ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी गिवन टाइम पे 100 मिलीग्राम पर डेसी ब्लड शुगर होनी चाहिए। ये ब्लड शुगर 100 से 200 तक चली जाए तो बॉडी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इसे हैंडल कर लूँगी। लेकिन अगर ये रीडिंग 100 से 200 पार पहुँच जाए तो बॉडी फिर उसे हैंडल नहीं कर पाती है और फिर डॉक्टर कह देते हैं कि आपको डायबिटीज हो गई है। लेकिन क्यों हैंडल नहीं कर पाती है, क्या दिक्कत है? बॉडी को देखो, ब्लड में ज़्यादा ग्लूकोज हो जाए तो उसे सेल में पहुंचाने के लिए पैंक्रियाज को और इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद सेल इंसुलिन में इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि इंसुलिन के सिग्नल को भी इग्नोर करने लगते हैं। आप ऐसे सोचो कि एक कोई बस है जो कि पहले से ही यात्रियों से खचाखच भरी हुई है। अब कोई आके उसमें और लोगों को भरने की कोशिश करे तो क्या होगा? अंदर जो लोग हैं वो इस चीज को रोकेंगे। बस यही सेल के साथ हो रहा है। इंसुलिन कोशिश करता है कि ग्लूकोज में से चला जाए, लेकिन सेल तो पहले से ही ग्लूकोज से भरा पड़ा है। तो हो क्या रहा है कि इस टाइम पे सेल्स में ग्लूकोज जरूरी से ज़्यादा है, ब्लड में भी ग्लूकोज ज़रूरत से ज़्यादा है, जिस वजह से ब्लड गाढ़ा होने लगता है। अब ब्लड गाढ़ा होगा तो बहुत ही छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल में फ्लो नहीं कर पाएगा। जैसे पानी में बहुत ज़्यादा कचरा मिट्टी हो जाता है तो वो पाइप रुक रुक के बाहर निकलता है। इसी तरह से ब्लड भी जब हाई ग्लूकोज से गाढ़ा हो जाता है तो ठीक से फ्लो नहीं कर पाता है, और ठीक से फ्लो नहीं कर पाएगा तो अन्य ऑर्गन्स तक ब्लड ठीक से पहुंचेगा ही नहीं। अब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो अन्य ऑर्गन में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, और यही नहीं, ग्लूकोज चिपकता भी है। तो ये गाढ़ा ब्लड हमारे अलग अलग अंगों की नाड़ियों में जाकर चिपक जाता है, फिर इससे इन्फ्लेशन होती है। इसीलिए कहा जाता है कि डायबिटीज बीमारियों की जड़ है। तो सॉल्यूशन क्या है? अगर हम ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज को यूटिलाइज कर ले तो सेल्स इंसुलिन की सुनने लगेगा और बॉडी नॉर्मल चलने लगेगी। लेकिन हम करते क्या है? एंटी डायबिटीज गोली खा लेते हैं, और गोली खाते तो है लेकिन खाना ऐसा खाते हैं जो कि ब्लड में फटाफट से ग्लूकोज को लेकर आ जाते हैं। जैसे कि आजकल के लोग कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा सेवन करते हैं, उसकी एक बोतल में 8 से 10 चम्मच शुगर की मात्रा होती है। मिठाइयाँ, मैदा, चिप्स, ये सभी उसी टाइम में ग्लूकोज के फ्लो को लेकर आती है, और फिर बॉडी किसी तरह से इस ग्लूकोज को कंट्रोल ट्राइग्लिसराइड फैट में कन्वर्ट करती है। इसीलिए बेटा, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा
कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, ये एक डाइटरी डिसऑर्डर है। डायबिटीज एक नतीजा है हमारे गलत खानपान का, और ये कुछ ही महीनों में ठीक भी हो जाती है। अगर हम अपना खानपान सुधार ले तो ये ठीक भी हो सकती है। अगर हम ऐसी चीज़ें खाएं जो ब्लड में धीरे धीरे ग्लूकोज को रिलीज करे तो कुछ ही टाइम में यूटिलाइज हो जाएगा और हम इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। बेटा, ये कोई आयुर्वेदिक क्लेम नहीं है, बल्कि लेटेस्ट मॉडर्न रिसर्च भी यही कहती है और यही मानती है। और अगर आपको लगता है कि हमारे फैमिली में तो डायबिटीज जेनेटिक है, तो ये बात जानकर आपको शायद खुशी होगी कि जीन्स का रोल जो होता है वो केवल 10 से 15% ही होता है। स्टडी ये तक कहती है कि गलत खानपान से जीन्स ट्रिगर होते हैं। मतलब ये है कि अगर आप खानपान सही कर लेते हैं तो जीन्स भी अपना असर नहीं दिखा पाएंगे। तो बेटा, क्या खाए? ये 7 चीज़ें आपको खानी है। अगर कोई भी इन्हें अपनी डाइट में शामिल कर लेते हैं तो उसकी डायबिटीज जो है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, सही हो जाती है। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि सबसे पहला जो चीज़ है वो है सलाद। आप प्री डायबिटिक है या फिर डायबिटिक है तो भी आपको लंच में और डिनर शुरू करने से पहले 1 प्लेट भरकर सलाद जरूर खानी चाहिए। स्टडीज में पाया गया है कि खाना खाने से पहले सलाद ले तो ब्लड में शुगर का जो स्पाइक है वो 47% तक रिड्यूस हो सकता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये है कि कच्ची सब्जियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी भी फूड के मुकाबले सबसे कम होता है। इसीलिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा तो ब्लड शुगर एकदम से रिलीज नहीं होगी, और यही तो हमें चाहिए। दूसरा, खाना खाने से पहले अगर हम सलाद खाएंगे तो भूख जल्दी मिट जाएगी और लंबे समय तक भूख भी नहीं लगेगी। डायबिटीज में खासकर क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, इसीलिए पहले सलाद खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। लंच में आप खीरा, ककड़ी, गाजर, पत्ता गोभी वगैरह अच्छे से नींबू, नमक, मिर्च लगाकर खा सकते हैं। अगर आपको कच्चा सलाद नहीं पसंद है तो सब्जियों को स्टीम कर ले, या फिर थोड़ा बहुत आप इसे भून भी सकते हैं, पका भी सकते हैं। लेकिन सलाद खाना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छे से 1 प्लेट सलाद खाएं और उसके बाद आप अच्छे से खाना खाएं। डिनर से पहले आपको सुझाव करूंगा कि 1 प्याज का सलाद खाएं। दोस्तों, कच्चा लाल प्याज डायबिटीज के लिए औषधि से कम नहीं है। इसमें कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि घंटों में ही ब्लड शुगर को कम कर देते हैं। एक स्टडी हुई थी जिसमें 64 डायबिटिक पेशेंट को खाने से पहले 100 ग्राम प्याज का सलाद दिया गया और 4 घंटे में ही उनका ब्लड शुगर जो होता है वो 40 पॉइंट तक नीचे आ गया। इसीलिए डिनर से पहले आप प्याज का सलाद जरूर खाएं। लंच से पहले सब्जी का सलाद और डिनर से पहले प्याज का सलाद, वैरायटी भी अच्छी हो जाएगी और आपकी ब्लड शुगर जो है वो भी कम हो जाएगी। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए दूसरी चीज़ है करेला। देखो बेटा, करेला एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है और करेले के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि आपकी बढ़ी हुई ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा करेले के ऊपर कई स्टडीज भी हो चुकी है जिसमें ये पता चलता है कि करेला आपके पैंक्रियाज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। पैंक्रियाज यानी वो अंग जहां इंसुलिन बनता है, तो ये करेला आपके पैंक्रियाज को प्रोडक्ट करके आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे आपको ब्लड शुगर कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। करेले को आप सब्जी बनाकर तो खाते ही हैं, लेकिन अगर आप इसका ज़्यादा बेहद तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं और अच्छे खासे रिजल्ट पाना चाहते हैं, अच्छे रिजल्ट बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको 1 गिलास इसका जूस रोज़ाना फ्रेश पीना है। इसके अलावा अगर आपको इसके जूस का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप इसका चूर्ण बनाकर भी खा सकते हैं। आप करेले को
लेकर उसको सुखा सकते हैं और उसका पाउडर बनाकर सुबह शाम खाना खाने के बाद आप इसको पानी के साथ पी सकते हैं। इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि अगली चीज़ है जो आपको डायबिटीज में ज़रूर खानी चाहिए, वो है जौ। बेटा, अक्सर हम अनाज में गेहूं तो खाते ही हैं या फिर चावल खाते हैं, और चावल में भी हम सफ़ेद चावल खाते हैं जो कि ब्लड शुगर को बहुत ही तेज़ी से बढ़ाता है। दूसरी ओर गेहूं, जो कि वो एक हाईली इंडस्ट्रियल क्रॉप बन चुका है। 1960 में हरित क्रांति के दौरान पैदावार को बढ़ाने के लिए इसके बीजों को हाइब्रिड करा गया था। गेहूं आज ग्लूटेन एनर्जी का कारण बन गया है। डायबिटीज में ये नुकसान करता है। वही दूसरी ओर कुछ ऐसे अनाज है जैसे कि जौ, अट्स, मिलेट्स, जो हमारे देश के मूल अनाज है, लेकिन आज हम इन्हें खाना छोड़ चुके हैं। इसमें से जौ, इसमें जो डायबिटीज के लिए दवाई आई है, एक एसटीडी हुई है जिसमें कुछ लोगों को ओट्स खिलाया गया और कुछ लोग यानी कि बारले जौ खाने वाले की ब्लड शुगर 36% तक कम हो गई, जबकि जौ खाने वाले लोगों की ब्लड शुगर जो है वो 65% तक कम हो गई। इसीलिए क्योंकि जौ का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो सभी अनाजों में सबसे कम माना जाता है। वही गेहूं और चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। आप कुछ दिन गेहूं की रोटी, जौ की रोटी खाकर देखो, फर्क आपको पता चल जाएगा। अगर आप चावल खाते हैं तो इसकी जगह मिलेट्स ट्राई करो। मिलेट्स में फाइबर बहुत ही ज़्यादा होता है। मिलेट्स को 6 घंटे से 8 घंटे तक भिगो कर पकाओ तो चावल का ये एक अच्छा रिप्लेसमेंट है। आप इसमें चावल की तरह पुलाव, बिरयानी या खिचड़ी बनाकर भी खा सकते हैं। 1 महीना गेहूं और चावल छोड़कर आप जौ, मिलेट्स, रागी या फिर जवार पर आ जाओ। बेटा, आगे बात करते हैं फ्रूट्स। डायबिटीज में अक्सर लोगों को ये डाउट रहता है कि फ्रूट खाए या ना खाए। बिल्कुल, इसको खा सकते हैं और मित्रों, आपको खाने भी चाहिए। बेटा, फ्रूट में एक तो नेचुरल शुगर होता है और दूसरा होता है फ्रुक्टोज, जो कि लीवर में इजल्मी मेटाबोलाइज हेड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करते हैं। आप एक टाइम पर कोई भी सीजन का फ्रूट खाओ। जामुन, सेब, संतरा, पाइनएप्पल, अंगूर आदि ये सब अच्छे ऑप्शंस हैं। जामुन और जामुन की गुठली, ये तो आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा फायदेमंद है। डायबिटीज में बाकी कोशिश करो जो मीठे फल हैं जैसे केला, आम, खजूर, तरबूज, चीकू आप खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी इनकी कम रखो। डायबिटीज में कोशिश करनी चाहिए कि फ्रूट जूस को अवॉइड करके साबुत फ्रूट ही खाएं। इसका कारण है फाइबर। आप ये समझे कि जितना ज़्यादा आप फाइबर वाला खाना खाएंगे उतना ही ब्लड शुगर कम होगा। बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फ्रूट जूस आप पी नहीं सकते। मिठाइयाँ, मैदा, केक, पेस्टिसाइड में इन चीज़ों में रिफाइंड चीनी होती है। उसे बॉडी मेटाबोलाइज में बेस्ट रहेगा कि आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट खाएं। उसके बाद भी अगर आपको भूख लगे तो आप दलिया या फिर ओट्स खा सकते हैं। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि अगली चीज़ है पम्पकिन यानी कि कद्दू। बेटा, कद्दू को बहुत सारे लोग सीताफल भी कहते हैं। ये एक ऐसी सब्जी है जो कि आपको करीब करीब सारे साल आराम से मिल जाती है और इसकी आप सब्जी बनाकर आराम से खा सकते हैं। आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए ये कद्दू बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बेटा, बहुत सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसको ऐसी दवाई में भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि स्पेसिफिक आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करती है। बहुत सारी स्टडी भी हो चुकी है कद्दू के ऊपर, जिसमें ये बात साफ हो चुकी है कि इनके अंदर पाए जाने वाले फाइबर जो होता है और जो कंपाउंड होते हैं वो आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। इसके आगे वो गुरु कहते हैं
कि अगली चीज़ जो है आपको ज़रूर खानी चाहिए वो है हेल्दी फैट्स। आयुर्वेद के अनुसार अगर आप सब्जी के ऊपर में 1 चम्मच घी डाल लेते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है। मूंगफली, बादाम, काजू, अखरोट, आलसी, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, नारियल, ये सभी बहुत ही हेल्दी फैट्स है। जो आपको शाम को 5 बजे भूख लगे तो कोई ऐसी चीज़ खाए जिसमें फैट ज़्यादा हो, हेल्दी फैट ज़्यादा हो, जैसे नारियल की गिरी, बेगे हुए ड्राई फ्रूट या फिर भुनी हुई मूंगफली। तेलों में भी रिफाइन तेल की जगह कच्ची घानी तेल का इस्तेमाल करें। देखो बेटा, रिफाइन तेल पैंक्रियाज ऑर्गन को डैमेज करते हैं। पैंक्रियाज ही खराब हो जाएंगे तो इंसुलिन बनेगा कैसे? इसीलिए आपको कच्ची घानी का तेल का इस्तेमाल करना है। फिर चाहे आप सरसों का तेल ले, आलसी का तेल ले या फिर आप तिल का तेल ले या फिर मूंगफली का तेल भी आप ले सकते हैं। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि आपको साबुत दालें भी खानी चाहिए। डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए धुली दाल की जगह साबुत दाल खानी चाहिए। कारण बिल्कुल सिंपल सा है। धुली दालों के मुकाबले साबुत दालों में एक तो फाइबर ज़्यादा होता है, प्रोटीन खूब होता है और इस वजह से ये ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ाती नहीं है। जैसे पीली मूंग की दाल की जगह आप हरी मूंग की दाल खाओ। इसी तरह काला चने, सफ़ेद चना, राजमा, लोबिया, ये सब की सब आपकी रेगुलर डाइट में होनी चाहिए। बेटा, ये सब बहुत ही हैवी होते हैं तो आप इनमें ऐसा करें, लंच में खा ले साबुत दालें जैसे मूंग दाल, चना दाल आप डिनर में खा सकते हैं। डायबिटीज में काला चना जो होता है वो तो सबसे बढ़िया होता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए चने का सत्तू भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है गर्मियों के लिए। इसके आगे वो गुरु कहते हैं कि बेटा, अगर बात करें कि आपकी डाइट कैसी होनी चाहिए तो देखो बेटा, सुबह ब्रेकफास्ट में हो सके तो सिर्फ आपको फ्रूट ही खाना है, नहीं तो साथ में आप ओट्स भी ले सकते हैं। फिर लंच शुरू करने से पहले आपको सलाद खाना है। उसके बाद में आपको जौ की रोटी या फिर मिलेट्स के साथ काले चने या कोई हरी सब्जी आप ले सकते हैं। शाम को भूख लगे तो भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स, चना सत्तू, भुने हुए चना या फिर सीजनल फ्रूट खा सकते हैं। शाम को डिनर से पहले प्याज का सलाद खाएं। फिर साबुत दाल के साथ जौ की रोटी या फिर मिलेट्स खा ले। बस आपको इतना करना है और अगर आपने ऐसा हफ्ते भर भी कर लिया तो आपकी ब्लड शुगर जो है वो पक्का नीचे आ जाएगी। अगर आप ऐसा 2-3 महीने भी कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी जो ब्लड शुगर है वो जड़ से उखाड़ फेंक पाएंगे। जो कन्फ्यूज़न तुम्हें हो रहा है, ये जो डर तुम्हारे पिता ने बचपन में तुम्हारे अंदर भर दिया है, ये तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। बाबा की बातें लड़के के मन को सूल जैसी चुभ रही थी क्योंकि वो सच थी। बाबा ने आगे कहा, मैं आगे जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम आगे नहीं बढ़े तो पूरी जिंदगी अपने सबकॉन्शियस में बैठे डर और नाकामी में फंसे रहोगे। फिर लड़का ऐसी यात्रा पर गया जहाँ उसने अपने मन को शांत होकर जीतना सीखा। विशाल पर्वत की तलहटी पर एक छोटा सा गांव था जिसमें एक शेरपा रहता था और जैसा शेरपा लोग काम करते हैं वैसे ये भी सैलानियों, पर्वतारोहियों का गाइड बनकर लोगों को ऊंचे पर्वत की चढ़ाई पर ले जाता। फिर एक दुर्घटना में शेरपा के पैर में गहरी चोट लगी और एक साथी की जान गई। उस घटना के बाद शेरपा कभी ऊंचे पहाड़ पर नहीं गया। वो उसी तलहटी में रहकर दुकान चलाने लगा। शेरपा का लड़का भी उसी दुकान पर बैठता। लड़का बचपन से ही देश दुनिया के सैलानियों को पर्वतों की यात्रा पर ऊपर जाते हुए देखा करता। इन सैलानियों की बातों को वो बचपन से सुनते आ रहा था कि पर्वत शिखर से दुनिया अलग दिखती है। इसीलिए बचपन से लड़के को मन में पहाड़ चढ़ने की लालसा थी। लेकिन शेरपा बार बार बेटे से कहता, बेटा ऊपर जाने में बहुत चमक है, पहाड़ों पर कुछ भी हो सकता है, बहुत चलना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कहीं भी पैर फिसल सकता है, तुम लोगों की बातों में मत आओ,
तुम यही रहकर आराम से काम करो। लेकिन एक दिन बेटे ने ठान लिया कि मुझे जीवन में कम से कम एक बार पहाड़ पर चढ़कर देखना है, नहीं तो मैं जीवन भर बस दूसरों के मुंह से कहानियां सुनता रहूंगा। जब शेरपा को लगा कि ये बेटा मानेगा नहीं, तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। अगर कोई परेशानी आए तो घर लौट आना। घर से सामान लेकर लड़का सबसे पहले बेस कैंप पहुंचा। बेस कैंप वो आखिरी पड़ाव होता है जहां लोग चढ़ाई शुरू करने से पहले आखिरी बार रुकते हैं और जहां लोग पर्वत से नीचे उतरकर पहली बार विश्राम करते हैं। लड़का यहाँ बेस कैंप पर काम करने लगा। उसके 2 काम पूरे हो रहे थे। पहला, उसे यात्रा के लिए पैसे जोड़ने थे। दूसरा, वो आते जाते लोगों से यात्रा और शिखर के बारे में पूछने लगा। जब लड़के ने पर्याप्त मात्रा में पैसे कमा लिए तो उसने सोचा, मैं अगले हफ्ते से यात्रा शुरू कर दूंगा। फिर कुछ लोगों ने बताया कि ये रास्ता कठिन है, तुम दूसरे बेस कैंप पर जाकर यात्रा करो। अपना प्लान छोड़कर लड़का दूसरे बेस कैंप पर गया और यहाँ भी कई यात्रियों से मिलता रहा। लोगों से बातें करते करते उसने कई कहानियाँ सुनी, नए रास्ते और शिखर के बारे में जाना। कुछ लोगों ने कहा, कुछ खास नहीं है। ऊपर जब हम पहुँचे तो बादल और कोहरा में कुछ भी नहीं दिख रहा था। लड़का सबकी कहानियाँ सुनता रहता। फिर एक दिन उसने अपना सामान उठाया और रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ते में वही एक अनुभवी शेरपा बैठा हुआ था। इस अधेड़ उम्र के अनुभवी शेरपा से लड़के की बेस कैंप में दोस्ती हो गई। उस आदमी ने लड़के से पूछा, बेटा तुम ये उल्टी दिशा में कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, बाबा मैंने 2 महीने बेस कैंप पर काम किया है। पहाड़ों के रास्ते और शिखर के बारे में बहुत कुछ समझ लिया। अब मुझे ऊपर जाने की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं वापस घर जा रहा हूँ। ये सुनते ही बाबा जोर जोर से हंसने लगे। लड़के ने आश्चर्य से कहा, क्या हुआ बाबा? बाबा ने कहा, अरे बेटा, पहाड़ों और रास्तों को समझा नहीं जाता बल्कि अनुभव किया जाता है। बाबा ने कहा, बेटा तुम सोचो कि इंसान पहाड़ों पर क्यों चढ़ता है। असल में इंसान खुद को बेहतर जानने के लिए, अपनी कमियों को नापने के लिए ये सेल्फ मास्टर की यात्रा करता है। और सेल्फ मास्टरी की यात्रा इंसान को कहीं नहीं पहुंचाती बल्कि अंदर से बदल देती है। बाबा की बातों में एक आकर्षण था। लड़का उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनता रहा। तो बाबा ने आगे कहा, लेकिन इस यात्रा में इंसान 2 तरह की गलतियां करता है। पहली गलती यात्रा शुरू ना करना और दूसरी गलती यात्रा खत्म ना करना। मैं तुमको कई दिनों से देख रहा हूँ। शुरू में तुम बहुत उत्सुक थे, लेकिन अब तुम वापस क्यों जा रहे हो? कोई बात है जो तुम्हारे अंदर बैठी है, जो तुम्हें रोक रही है। बाबा की बात सुनकर लड़का भावुक हो गया और उसने पिता के साथ हुए हादसे, पिता की डांट और मन का डर सब कुछ बता दिया। बाबा ने सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और कहा, बेटा हर पिता भला ही चाहता है, लेकिन अनजाने में तुम्हारे अवचेतन मन में उन्होंने डर बिठा दिया है। ये डर तुम्हारा भला नहीं करेगा, तुम्हें जिंदगी भर कुछ भी करने से रोकता रहेगा। बाबा ने कहा, इस डर को निकालने का एक ही रास्ता है। लड़के ने पूछा, क्या है वो रास्ता? बाबा ने कहा, मेरे साथ पर्वत की चोटी पर चलो, तभी ये जो डर तुम्हारे मन में बैठा है तब ये दूर होगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तुम्हें हार मानने का मन करेगा, यात्रा छोड़ने का मन करेगा, तब तुम्हें मेरी बात शांत होकर सुननी होगी। लड़का थोड़ा संकुचाया और उसने सोचा, आज तक मुझे इतनी अच्छी तरह से किसी ने नहीं समझाया। अगर मैं यूं ही वापस चला गया तो पिताजी मुझे कुछ और करने नहीं देंगे। अगले दिन सुबह सुबह दोनों चढ़ाई पर निकले। आज के दिन ढलने से पहले पहले इनको 15 किलोमीटर चढ़ना था। धीरे धीरे रास्ता सकरा और कठिन होने लगा। फिर 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद उनको अचानक एक सुंदर दृश्य दिखाई दिया। कोने में एक छोटा सा घर था और पास में ठेला लगा हुआ था। लड़के ने देखा कि वहाँ 2 लोग बैठे हुए हैं और खाने की बढ़िया सुगंध आ रही है। लड़के का मन हुआ कि यहाँ रुक जाए। उसने बाबा से कहा, बाबा थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। बाबा ने कहा,
बेटा अभी तो चलना शुरू किया है, अभी रुके तो दिन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। लड़के ने कहा, बस थोड़ी देर कुछ खा लेते हैं। बाबा मुस्कुराए और बोले, अब ध्यान से सुनो, ये है सेल्फ मास्टरी में आने वाली पहली बाधा, प्रलोभन यानी टेम्पटेशन। ये बाधा उस पल पैदा होती है जिस पल हम अपने लक्ष्य को छोड़कर किसी बाह्य सिग्नल यानी एक्सटर्नल ट्रिगर्स पर ध्यान देते हैं। ये वो सिग्नल है या संकेत है जिससे आपको किसी तरह का सुख मिलने की संभावना होती है। ये 5 सिग्नल हमें 5 इंद्रियों से मिलते हैं। तुम जिस पल इन लालच पर ध्यान देते हो उसी पल से अपना रास्ता भटक चुके होते हो। इसीलिए इस मानसिक स्थिति में तुम 100% सही निर्णय ले नहीं सकते। इसीलिए मन को स्थिर करो और चलते रहो। लड़का मन मारकर आगे चलने लगा। पहले दिन की यात्रा थका देने वाली थी, लेकिन बहुत सुंदर थी। अगले दिन का रास्ता और कठिन था, इसीलिए दोनों सुबह जल्दी ही निकल पड़े। वे थोड़ा ही आगे गए थे कि तभी बारिश होने लगी और कुछ देर में बहुत तेज हो गई। उनके कपड़े गीले हो गए। लड़का ठंड में ठठरने लगा और खुद को कोसने लगा। कहाँ मैं फालतू आ गया, अच्छा भला घर वापस जा रहा था। इस समय गरम गरम खाना खा रहा होता और घर पर विश्राम कर रहा होता। तभी सोच में पड़े लड़के के पैर के नीचे एक पत्थर आ गया और वो लड़का लड़खड़ा कर गिर गया। अब वो लड़का कहने लगा कि बाबा, मैं आपकी बातों में आ गया। मैं घर पर ही बढ़िया था, कल से ठीक से खाना भी नहीं खाया और आज यहाँ फालतू में परेशान हो रहा हूँ। मैं तो घर वापस जाना चाहता हूँ। बाबा शांत रहे, लेकिन वो उसके सारे विचार समझ रहे थे। बाबा ने कहा, मेरे उस्ताद कहा करते थे कि सावधान रहा जाता है, शिकायत नहीं की जाती। लड़के ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। बाबा ने कहा, ये है सेल्फ मास्टरी यानी खुद को जीतने की यात्रा में दूसरी आने वाली बाधा, पसंद और नापसंद। हम इस समय कहीं है पर होना कहीं और चाहते हैं। अभी पर्वत पर बारिश हो रही है और हम गर्म कंबल में सोना चाहते हैं। इस उम्मीद के कारण तनाव पैदा होता है और इस तनाव में इंसान पहले फ्रस्ट्रेट होता है, उसका ध्यान भटकता है तो कुछ गलती करता है, फिर खुद को कोसने लगता है और आखिरी में यात्रा छोड़ देता है। इसीलिए बेटा याद रखो कि फ्रस्ट्रेशन, पसंद नापसंद का बोझ तुम्हें कभी समझदारी से सोचने नहीं देगा। इसमें फंसे रहोगे तो बार बार अपने कार्य बीच में छोड़ते रहोगे, कभी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। इसीलिए तत्काल अपना ध्यान वापस उम्मीद से हटाकर इस क्षण पर ले आओ। देखो बारिश में ये पर्वत कितने शांत है, केवल प्रेजेंट मोमेंट में रहो। बाबा की बात सुनकर लड़का शांत हुआ। उसने देखा कि वो परेशान और फ्रस्ट्रेट केवल अपनी उम्मीदों के कारण है। सच ये है कि इस समय असुविधा है, जिसका समय आते ही समाधान कर लिया जाएगा। लड़के ने ऐसा सोचा तो उसका मन शांत हुआ और उसे भी पहाड़ियों की शांति महसूस होने लगी। फिर दोनों आगे बढ़े। चलते चलते 2 दिन निकल गए। फिर एक सुबह यात्रा शुरू करने से पहले लड़के को पुरानी बातें याद आने लगी और उस पर आलस हावी हो गया। सुबह लेटे लेटे उसने सोचा, मैं क्या ही करूँगा, ऊपर जाकर कोई फायदा तो है नहीं। अब तक जो शिखर से वापस आए हैं उनका भी अनुभव कोई खास नहीं। मैं क्यों इतनी मेहनत करना, इतना काम तो मैं गांव में करूँगा तो बहुत फायदा होगा। बाबा ने लड़के के विचार पढ़ लिया और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा याद करो, तुमने यात्रा शुरू क्यों की थी? तुमने शिखर पर जाने के लिए यात्रा शुरू नहीं की थी। तुमने यात्रा को अनुभव करने के लिए, खुद को जीतने के लिए ये यात्रा शुरू की थी। इसीलिए ये पूरी यात्रा ही शिखर है। लड़के ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे अब आगे जाने का मन नहीं। बाबा ने कहा, सेल्फ मास्टरी में आने वाली तीसरी बाधा है आलस। आलस का मतलब शरीर का भारीपन और दिमाग की सुस्ती। ये बाधा बहुत नींद आना, थकावट आना, कुछ करने की इच्छा न करना आदि रूप में आती है। इस अवस्था में तुम एक जेल में बंद हो और इस जेल में रहते हुए
तुम थोड़ी सी भी कठिनाई के आते ही हार जाओगे, क्योंकि यहाँ बुद्धि और तर्क शक्ति भी तुम्हारा साथ नहीं देती। इसीलिए तुरंत चल पड़ो, यही आलस से निकलने का तरीका है। लड़के को याद आया कि उसने बाबा की बात सुनने का वादा किया था। वो तुरंत उठा, खड़ा हुआ। उसी शाम लड़के को कुछ लोग मिले जो सरपट चलते हुए जा रहे थे। इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सामान, GPS लोकेटर वगैरह थे। लड़के ने सोचा कि ये लोग तो इतने फिट हैं, इनकी तैयारी इतनी बढ़िया है, मैं कैसे यात्रा करूँगा। इनके पास तो लेटेस्ट सामान है, अगर मैं फेल हो गया तो पिताजी क्या कहेंगे। ऐसा सोचते सोचते लड़के को निराश होने लगी। ये सब सोचकर लड़का वहीं खड़ा रह गया। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा ये है आखिरी बाधा, संदेह। इस मानसिक स्थिति में संदेह हावी हो जाता है। सवाल पैदा होने लगते हैं, क्या मैं सेल्फ मास्टरी के लायक हूँ भी या नहीं? क्या मैं खुद को जीतने के लिए तैयार हूँ? अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? इस स्थिति में आते ही तुम्हारी यात्रा धीमी होने लगेगी। संदेह में तुम अपना उद्देश्य भूल जाओगे और अपनी गलतियों को ही याद करोगे। बाबा ने कहा, हमेशा याद रखो, तुमने ये यात्रा बेहतर इंसान बनने के लिए, खुद को बेहतर रूप से जानने के लिए शुरू की थी। संदेह तुम पर हावी ना हो, इसीलिए खुद को बीते हुए कल से नापो और देखो क्या तुम कल से थोड़ा सा बेहतर इंसान बने या नहीं। बाबा ने कहा, बस तुम्हें खुद को जीतना है। हर दिन हर रात में सोचो, आज मैं कल से बेहतर किया और मैं कल को बेहतर बनाने के लिए एक छोटी सी चीज़ क्या कर सकता हूँ। हर दिन अपनी छोटी छोटी जीत याद करो, बस तुम्हें इतना ही करना है। बाबा की बात सुनकर लड़के का मन शांत हुआ, जैसे किसी ने बोझ हटा लिया हो और वो आगे चल पड़ा। इसके बाद वे दोनों कई दिन तक चलते रहे, एक दूसरे को अपने जीवन की कहानियाँ सुनाते रहे। रास्ते में कई रुकावटें आई तो कभी बाबा सतर्क कर देते तो कभी लड़का खुद सचेत हो जाता। धीरे धीरे लड़के को एहसास हुआ कि बाधाएं और रुकावटें उसके अंतर मन के डर से ही प्रकट होती है। अगर ध्यान ना दे तो मन में बड़ा रूप ले लेती है। लड़के को लगने लगा कि उसने मन को जितना सीख लिया है, अब वो कुछ भी काम कर सकता है। इस यात्रा के बाद वो पिता की सही मायनों में मदद कर सकता है। फिर कई दिन और चढ़ाई करने के बाद दोनों शिखर पर पहुँचे। शिखर पर एक अलग शांति थी। लड़के ने सोचा, सही भी है, यहाँ कम ही लोग आते हैं जो यात्रा पूरी करके पहुँच पाते हैं। आज लड़के के चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। उसे शिखर पर खड़े होकर जीत का एहसास हो रहा था। थोड़ा सीना भी चौड़ा हो रहा था। वो अपने सफ़र के बारे में सोचने लगा कि कितनी बार उसने अपनी मानसिक बाधाओं को पार किया और यहाँ तक पहुँचा। फिर उसे एहसास हुआ कि कितनी बार उसने अपने मन के डरों को जीता। जितनी बार वो उठ खड़ा हुआ, उसने तब भी यही भावनाएं महसूस की थी। यानी बाबा सही कहते थे कि पूरी यात्रा पर कई शिखर है। बाबा को धन्यवाद कहने के लिए जब लड़का पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने आवाज़ लगाई, कई जगह ढूंढा पर कोई नहीं मिला। फिर उसने देखा कि उसके बैग पर एक पत्र रखा हुआ था जिसमें बाबा ने लिखा था कि बधाई हो, तुमने अपने डरों को पार किया और सेल्फ मास्टरी की यात्रा पूरी की। साथ में तुमने अपने अनुभव से जान लिया कि किसी भी यात्रा को पूरी करने के लिए हमें इन 4 बाधाओं को पार करना पड़ता है। सुख का प्रलोभन, पसंद नापसंद से पैदा हुआ फ्रस्ट्रेशन, आलस यानी शरीर और दिमाग की सुस्ती और संदेह। बाबा ने आगे लिखा था, हमेशा मन के प्रति सचेत रहो, जिससे रुकावट बड़ी होने से पहले ही उसे हल कर दो। ऐसे ही जीवन की यात्रा करते रहो, जिससे तुम भी एक दिन किसी को सेल्फ मास्टरी की यात्रा पर ले जा सको। पत्र पढ़ के लड़के की आंखों में आंसू थे और कुछ नए सपने थे जो उसे घर वापस जाकर पूरे करने थे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो अपने राय कमेंट करें और साथ ही वीडियो को लाइक
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।